इब्राहिम ट्रोरे की नहर, अफ्रीका के लिए बिना IMF मदद के एक क्रांतिकारी कदम। स्टोरी विद तंजरुल। कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे आज अफ्रीका में उम्मीद की किरण के रूप में देखे जा रहे हैं। केवल बुर्किना फासो में नहीं, बल्कि पूरे महाद्वीप में लोग उनकी नीतियों और उनके नेतृत्व की प्रशंसा कर रहे हैं। उन्होंने दिखाया है कि अफ्रीका न केवल सपने देख सकता है, बल्कि उन्हें साकार भी कर सकता है। पश्चिमी देशों ने हमेशा कहा कि अफ्रीका निर्माण नहीं कर सकता, अफ्रीकी नेतृत्व नहीं कर सकते। उन्होंने हर उस सपने का मजाक उड़ाया जो उनकी स्वीकृति के बिना जन्म लेता था। लेकिन अब वही लोग जिन्होंने अफ्रीका के आत्मनिर्भर सपनों पर हंसी उड़ाई थी, आज उन बुलडोजरों की धूल में खांस रहे हैं जो अफ्रीका की जमीन पर इतिहास लिख रहे हैं। यह नहर किसी की तालियों के लिए नहीं बनाई जा रही, यह उस प्रमाण की तरह है जिसे दुनिया देखना नहीं चाहती थी। बुर्किना फासो ने चुपचाप एक घोषणा की, लेकिन उसकी गूंज हर उस राजधानी तक पहुंची जिसने अफ्रीका को हमेशा दान और उधार पर टिका माना था। कैप्टन ट्रोरे ने एक ऐतिहासिक योजना की घोषणा की, बामा नहर, जो अफ्रीका की सबसे लंबी सिंचाई नहर बनने जा रही है। बहुत से बाहरी पर्यवेक्षकों को यह असंभव लगा। एक छोटा स्थलरुद्ध देश जो न तो समुद्र से जुड़ा है, न ही समृद्ध अर्थव्यवस्था रखता है, वह इतनी विशाल कृषि परियोजना कैसे बना सकता है, बिना कर्ज, बिना विदेशी सहायता और बिना किसी बाहरी सलाहकार के। लेकिन ट्रोरे का यह संदेश स्पष्ट था, हम सहायता नहीं मांग रहे, हम स्वतंत्रता की घोषणा कर रहे हैं। उनकी सरकार ने इसे राष्ट्रीय खाद्य स्वराज्य की रीढ़ कहा, लेकिन दुनिया ने इसे एक और अर्थ में सुना, अफ्रीका की निर्भरता की जंजीरों के टूटने की आवाज। वर्षों से दानदाताओं और कर्ज देने वाली संस्थाओं ने अफ्रीका को अपने नियमों पर चलाया था, लेकिन अब एक 36 वर्षीय सैनिक ने पुरानी खेल की बिसात ही पलट दी। पश्चिमी शक्तियां, जो हमेशा अफ्रीका की कमजोरियों को मापने की आदी थीं, अब एक ऐसे नेता के सामने थीं जिसने उन्हीं कमजोरियों को ताकत में बदल दिया। बामा नहर का आकार और उद्देश्य चकित कर देने वाला है। यह देश की सूखी जमीनों को जीवन देने के लिए बनाई जा रही है। यह विशाल मैदानों को सिंचित करेगी, सूखी और छोड़ी गई जमीनों को फिर से उपजाऊ बनाएगी और हजारों हेक्टेयर रेगिस्तान को हरी फसलों में बदलेगी। इसका लक्ष्य है 50,000 टन से अधिक खाद्य उत्पादन हर साल, और वह भी निर्यात के लिए नहीं, बल्कि बुर्किना फासो के लोगों के लिए। इस परियोजना का हर मीटर बुर्किना फासो के राष्ट्रीय बजट से वित्त पोषित है। इसे बुर्किनाबी इंजीनियर बना रहे हैं और स्थानीय मजदूरों के हाथों से खोदा जा रहा है। यह ऐसा निर्माण स्थल है जहां कोई विदेशी झंडा नहीं लहराता, कोई विदेशी पर्यवेक्षक नहीं बैठा और कोई विदेशी ब्याज दर लागू नहीं होती। यही बात दुनिया को हिला गई। अफ्रीका को हमेशा यह सिखाया गया कि बिना अनुमति कुछ नहीं हो सकता, कि आत्मनिर्भरता अव्यावहारिक है, कि स्व-विकास एक कल्पना है। परंतु ट्रोरे ने अपने कार्यों से इन सदियों पुराने भ्रमों को तोड़ डाला। यह नहर केवल पानी की कहानी नहीं है, यह इच्छा शक्ति की कहानी है, और यही इसे एक इंजीनियरिंग परियोजना से कहीं अधिक बना देता है। ट्रोरे ने केवल सीमेंट नहीं डाला, उन्होंने आत्मसम्मान का खाका खींचा। यह नहर एक ढांचे के साथ साथ एक प्रतीक भी है कि अब अफ्रीका का भविष्य पश्चिमी बोर्डरूम में नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी में लिखा जाएगा। बुर्किना फासो के युवाओं के लिए यह परियोजना रोजगार से कहीं बढ़कर है। यह उन्हें गरिमा दे रही है, यह उन्हें उद्देश्य दे रही है। जो किसान कभी अनिश्चित बारिश पर निर्भर रहते थे, अब स्थिर फसल और स्थायी भविष्य की बात कर रहे हैं। दशकों में पहली बार ग्रामीण गरीबों को विकास की धारा में सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि निर्माता बनाया गया है। पश्चिमी मीडिया ने इसे क्षेत्रीय जल प्रबंधन योजना कहकर छोटा दिखाने की कोशिश की, लेकिन अफ्रीका में इसे इंफ्रास्ट्रक्चर में छिपी क्रांति कहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर युवा नाइजीरियाई, माली और केन्याई इसे अफ्रीका की असवान कह रहे हैं, मिस्र के प्रसिद्ध बांध की तरह, जिसने कभी उपनिवेशी नियंत्रण से मुक्ति का प्रतीक दिया था। बुर्किना फासो की यह नहर उससे भी अधिक साहसिक है, क्योंकि यह साहिल के उस क्षेत्र से उठी है जिसे दुनिया ने अस्थिर, असुरक्षित और अराजक कहकर छोड़ दिया था। पर ट्रोरे उस कहानी को खेत खेत, खाई खाई में फिर से लिख रहे हैं। वह दिखा रहे हैं कि जिस मिट्टी पर दुनिया ने दया की, वही अब स्वराज की नींव बन रही है। यह नहर अभी निर्माणाधीन है, पर उसका प्रतीकात्मक महत्व पहले से ही अपार है। यह केवल कृषि नहीं, बल्कि अफ्रीकी आत्मविश्वास के पुनर्जागरण का प्रतीक बन चुकी है। अब सवाल उठता है, अगर एक छोटा देश जो प्रतिबंधों और अस्थिरता से घिरा है, बिना एक भी उधार लिए महाद्वीप की सबसे लंबी नहर बना सकता है, तो फिर अफ्रीका के समृद्ध देश जैसे नाइजीरिया, घाना या केन्या क्या बहाना देंगे अपनी निर्भरता का? अब सवाल यह नहीं कि क्या संभव है, बल्कि कौन करेगा का है। तो आखिर बुर्किना फासो ये सब कैसे कर पा रहा है? ट्रोरे की रणनीति बहुत साफ है, सबसे ज्यादा नहीं, जो है उसी से सबसे अच्छा।
महंगे विदेशी उपकरण खरीदने या सलाहकारों पर धन व्यर्थ करने के बजाय उन्होंने घरेलू औद्योगिक अभियान शुरू किया। वागादुगू के पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय और सैन्य अभियंत्रण कोर के स्थानीय इंजीनियरों ने डिजाइन तैयार किए। सभी नक्शे बुर्किनाबी डेस्कों पर बने, बुर्किनाबी स्याही से छपे और बुर्किनाबी खदानों से निकले संसाधनों से लागू हुए। सरकार ने निजी कारीगरों और राज्य नियंत्रित कारखानों से साझेदारी की। पुरानी मशीनों को पुनः तैयार किया गया, नई महंगी मशीनें नहीं खरीदी। बोबो दियुलासो के वेल्डिंग कार्यशालाएं अब नहर के गेट और इस्पात के पुर्जे बना रही हैं। सिविल इंजीनियरिंग के छात्र वहीं स्थल पर प्रशिक्षण ले रहे हैं जहां पढ़ाई और राष्ट्र निर्माण एक साथ हो रहे हैं। सबसे प्रतीकात्मक पहल यह रही कि राष्ट्रीय सेना को युद्ध नहीं, निर्माण के लिए भेजा गया। सैनिक अब सीमाएं नहीं, पुल और जलमार्ग बना रहे हैं। त्रोरे इसे उत्पादक स्वराज्य कहते हैं, जहां हर मजदूर, हर इंजीनियर, हर किसान एक साथ राष्ट्र की नींव गढ़ रहा है। यह परियोजना एक जीवंत विश्वविद्यालय बन चुकी है, जहां आत्मनिर्भरता पढ़ाई नहीं जाती, जी जाती है। कर्मचारी अब विदेशी विशेषज्ञों से नहीं, बल्कि अपने स्थानीय वैज्ञानिकों से सीख रहे हैं, जिन्होंने अफ्रीका की जल विज्ञान पर अध्ययन किया है। सरकार ने लंबी रिपोर्टों और धीमी नौकरशाही के बजाय एक नया मंत्र अपनाया, पहले बनाओ फिर सुधारो। वित्त पोषण के लिए त्रोरे ने अपने देश के सोने के राजस्व का उपयोग किया। राज्य रिफाइनरी से नियंत्रित सोने की कमाई का एक हिस्सा जल और कृषि स्वराज्य कोष में भेजा गया। अब बुर्किनाबी मिट्टी से निकला सोना उसी मिट्टी के खेतों को सींच रहा है। एक भी फ्रैंक उधार नहीं लिया गया, कोई IMF हस्ताक्षर नहीं हुए। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि इस परियोजना में काम करने वाले प्रत्येक नागरिक को उसकी मेहनत के अनुसार पारिश्रमिक मिलता है, पद के अनुसार नहीं। यहाँ कोई विदेशी प्रशिक्षक नहीं, बल्कि स्थानीय लोग खुद प्रशिक्षक बन गए हैं। काम के स्थल का माहौल उत्साह और गर्व से भरा है। हम मजदूर नहीं, हम अपनी आज़ादी के निर्माता हैं। नहर की रूपरेखा यूरोपीय सिद्धांतों पर नहीं, बल्कि साहिल की समझ पर आधारित है। यह प्राकृतिक ढलानों का उपयोग करती है ताकि बिजली या ईंधन पर निर्भरता कम रहे। यह मिट्टी की परतों से पानी का रिसाव रोकती है, विदेशी सामग्री नहीं खरीदती। यह पानी नए निर्मित डैमों से लाती है, जिनमें दिरादुगो बांध भी शामिल है, जो 1 करोड़ घन मीटर से अधिक जल भंडारण कर सकता है, ताकि सूखे के समय ग्रामीणों और फसलों दोनों को सहारा मिले। यह परियोजना उस मानसिकता को तोड़ रही है जहां पश्चिमी सहायता परियोजनाएं चमकदार तो होती थीं, पर टिकती नहीं थीं। बुर्किना फासो एक ऐसी परियोजना बना रहा है जो सरल, स्थायी और पीढ़ियों तक जीवित रहेगी। दुनिया की नौकरशाही जहां वर्षों तक रिपोर्टें बनाती रहती है, वहीं त्रोरे की सरकार कुछ महीनों में ही नहर के पहले चरण को कार्यात्मक करने जा रही है। पर इस तकनीकी विजय के पीछे एक गहरी धारा बह रही है, राजनीतिक स्वराज की। हर फावड़े की मिट्टी केवल जमीन नहीं हटा रही, वह गुलामी के अवशेष भी दफना रही है। अब अफ्रीका में पानी प्रतिरोध का प्रतीक बन गया है, और यह सवाल अब हर राजधानी में गूंज रहा है। क्या यह केवल एक नहर है या एक आंदोलन? क्या यह केवल भोजन की राह है या आज़ादी की? यह कहानी है आत्मनिर्भर अफ्रीका की। यह है स्टोरी विद तंजरुल।